कैसे हैं आप लोग। न्यूज़पेपर में आप लोग देखते होइएगा, मतलब पिछले 5-7 दिन से 10 दिन से ले लीजिए कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लगेंगे, लेकिन किसी को स्पष्ट नहीं है कि ये चार्जेस क्या है, किसके ऊपर लगेंगे, कौन से पेमेंट पे लगेंगे, और बेकार में अफवाह फैल रहा है। तो इसी से संबंधित जितने सारे मुद्दे हैं उसी को लेकर के मैं आया हूँ। आज की जो कक्षा में डिस्कशन जो होगा वो यूपीआई ट्रांजैक्शन पे होगा, जैसे कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो आइए हम उस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किनको वो शुल्क देना पड़ेगा और किनको नहीं देना पड़ेगा। ठीक, तो ये चर्चा में क्यों है ये देखिए। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा 2000 के ऊपर के अमाउंट के लेन देन पर 1.1% चार्जेस लगेगा, लेकिन उस समय स्पष्ट नहीं किया कि किन लोगों पर ये लगेगा। फिर चार्जेस लगेगा क्या? लोगों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू अफवाह फैलाया गया बिना जानकारी के, लेकिन उनको पता नहीं था कि कैसे ये चार्जेस लगेगा, कैसे ये काम करेगा। तो ऐसे ही अफवाह फैल गया, लोगों को लगा कि हाँ यूपीआई पेमेंट पे चार्जेस लगेगा, लेकिन फिर एनपीसीआई ने आकर के कहा कि चार्जेस नहीं लगेगा। एनपीसीआई ने क्या कहा? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इस पे ध्यान देना आप लोग, यानी पीपीआई, गिफ्ट कार्ड, वॉलेट से 2000 से अधिक के यूपीआई पेमेंट पे 1 अप्रैल से 1.1% जो इंटरचार्जेज होंगे यानी शुल्क होगा वो लगेगा, लेकिन ये ग्राहकों पर शुल्क नहीं लगेगा। तो हमको समझना है कि एनपीसीआई ने यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मतलब किस तरह के अमाउंट के लेन देन पे चार्जेज लगा रही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे कोई यूपीआई यूज करते होंगे, मान लिया कि आप पेटीएम यूज करते हैं। ठीक, पेटीएम यूज करते होंगे। देखिए हम लोग समझना है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पीपीआई, गिफ्ट कार्ड और वॉलेट। तो पेटीएम जो है आपके अकाउंट से लिंक होगा, आपके अकाउंट में कुछ पैसे होंगे, मान लीजिए 1000 रुपए है, मान लीजिए यहाँ पे 2000 रुपए है आपके अकाउंट में। एक पेटीएम में होता है सुविधा वॉलेट की, अगर इस 2000 रुपए को आप वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिएगा तो यहाँ पे 1.1% चार्जेस लगेगा, लेकिन ये चार्जेस आपको नहीं देना है, ये चार्जेस देना है पेटीएम वालों को। हो सकता है कि पेटीएम आगे जा करके कहे कि जो 2000 हमारे वॉलेट में आप डाल रहे हैं यह सुविधा मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए ये शुल्क आपको देना पड़े, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ठीक, तो एनपीसीआई ने कहा कि 2000 के ऊपर के लेन देन पे चार्जेस लगेगा, लेकिन ये चार्जेस सामान्य ग्राहकों को नहीं देना है, यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पे ये चार्जेस लगेगा। तो पीपीआई होता क्या है? जैसे अकाउंट में आपके 2000 रुपए है, ये 2000 पेटीएम के वॉलेट में आप डाल दिए तो इस 2000 पे 1.1% चार्जेस लगेगा, ये चार्जेस पेटीएम को देना पड़ेगा। ये है पीपीआई। वैसे ये गिफ्ट कार्ड होता है उसी में, वॉलेट समझ गए हम लोग। ठीक, अब देखिए किस प्रकार के चार्जेस पे टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए पीयर टू पीयर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ए है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बी है, आपका दोस्त है, अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजेक्शन कीजिएगा, यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेगा। आखिर एनपीसीआई ने ऐसे क्यों किया कि चार्जेस उसको लगाना पड़ा? आखिर इसके पीछे कारण क्या था? कारण समझते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए कि यहाँ बैंक है कोई, इस बैंक में ग्राहकों का पैसा है, पैसा जमा हो रहा है, तो इसी पैसे को तो बैंक लोन के माध्यम से इन्वेस्टर को पैसे उपलब्ध कराता है और ये इन्वेस्टर उत्पादन करता है। इस उत्पादन से लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है और इस उत्पादन से जीडीपी हमारा बढ़ता है, तो आर्थिक समृद्धि और विकास जनता का होता है। तो एनपीसीआई ने कहा कि जो हम लोग अपने अकाउंट से पेटीएम के वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ये पैसा बैंक में तो रहता ही नहीं है, तो जब बैंक के पास पैसे नहीं रहेगा तो निवेशक को पैसे नहीं आएगा, जब निवेशक को पैसे नहीं आएगा तो उत्पादन नहीं होगा, तो देश में रोजगार क्रिएट नहीं होंगे, लोगों के पास आय नहीं आएगा, तो लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। दूसरी बात ये, जब उत्पादन कम होगा यानी जीडीपी हमारा कम हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने 2000 के ऊपर के मर्चेंट पेमेंट यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पे 1.1% चार्जेस लगाने का सोचा है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। तो ये अफवाह में आप लोग मत पढ़िए कि जो चार्जेस हम लोगों को देना है ये पेटीएम को देना है। दूसरी बात ये है कि कहीं आप खरीदारी करने जा रहे हैं और उसका अकाउंट मर्चेंट टाइप का है, मतलब व्यापारी का अकाउंट वैसा ही होता है, तो अगर आप उसको 2000 रुपये पे कीजिएगा
तो उस 2000 पे भी 1.1% जो शुल्क है वो लगेगा, लेकिन ये शुल्क आपको नहीं पे करना है, उस व्यापारी यानी मर्चेंट के द्वारा पे किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि चर्चा में क्यों है, चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, और चार्ज लगेगा तो किस पे लगेगा ये समझ लिए। अब देखिए इससे संबंधित कुछ बातें हैं, एनपीसीआई क्या है ये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका जो स्थापना हुआ था आरबीआई ने किया था, इसका स्थापना 2008 में। ठीक, और ये काम करता है 2013 की धारा 8 के अनुसार ये पंजीकृत है, और ये गैर लाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी संगठन है ये। और जितने सारे यूपीआई पेमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होते हैं, सबका कार्य संचालन एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है। यही एक संस्था है भारत में जो आरबीआई के द्वारा गठित किया गया था, यानी मातृ संस्था के रूप में ये काम करता है। यही संस्था जो रुपए होता है और एटीएम कार्ड, वो एनपीसीआई के द्वारा ही बनाया गया था। दूसरी बात कि एनपीसीआई जितना रेगुलेट करता है, चीज़ों को रेगुलेट करने में बहुत सारे खर्च आते हैं, वह खर्च उस खर्च की पूर्ति कहाँ से की जाएगी, इसीलिए एनपीसीआई ने 2000 के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पे टैक्स लगाया है। तो एक कारण ये हो गया और एक कारण ये हो गया, यानी दो कारण महत्वपूर्ण है, इसीलिए 2000 पे टैक्स लगाया। अब देखिए इसी से कुछ संबंधित मुद्दे हैं। एनपीसीआई समझ लिए कि क्या है, भारत का यूपीआई किस किस देश में लागू है। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं जो हमारा यूपीआई किस किस देश में काम करता है, कौन कौन से देश है वैसे, और एनपीसीआई ने ऐसा क्यों किया कि 2000 पे टैक्स लगाया, ये भी हम लोग समझ लिए। 1 पॉइंट और दो पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट हम लोगों को समझना है, देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे भारत का यूपीआई जो है कौन कौन से देश में काम करता है। तो जो भारत का यूपीआई है, पहले यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वैसे ये भीम होता है जो सरकारी है, इसका क्या होता है भाई, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक, तो ये फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा आप लोग, वन डे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा मेन है, मतलब यूपीआई भारत के अलावा किस किस देश में काम करता है, भारत का यूपीआई तो यूके में काम करता है, ठीक, फ्रांस में काम करता है, भूटान में, नेपाल में, सिंगापुर, यूएई, ओमान, मलेशिया। ठीक, यानी यूके, फ्रांस, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, ओमान, मलेशिया। ठीक, यहाँ हमारा यूपीआई है, जो भारतीय यूपीआई है वो काम करता है। आप यहाँ जा करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो विवादित मुद्दे थे यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर के, कि कैसे चार्जेस पर, किस प्रकार के चार्जेस पर टैक्सेस लगेंगे, इससे आप लोगों को हमने अवगत कराया। तो इसमें था कि चर्चा में क्यों था, क्योंकि एनपीसीआई ने कहा था। दूसरी बात, एनपीसीआई ने कहा था, उसको स्पष्ट नहीं किया, तो लोगों द्वारा अफवाह उड़ाया गया। अफवाह से लोग मतलब भ्रमित हो गए। भ्रमित होने के बाद लोगों को लगा कि हाँ पेमेंट करना ही नहीं है, फिर से कैश का दौर आ गया है। तो इस प्रकार की कुछ बातें नहीं थी। फिर एनपीसीआई ने आकर के कहा कि 2000 पेमेंट पे चार्जेस तो लगेंगे, लेकिन ये समान ग्राहकों को नहीं देना है। यानी ये पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी वॉलेट, गिफ्ट कार्ड या मर्चेंट पेमेंट के ऊपर चार्जेस लगेंगे, और ये चार्जेज अभी लोगों को पे नहीं करना है, सामान्य लोगों को। ये चार्जेज जो यूपीआई है, जो वॉलेट की सुविधा देती है, उसको पे करना है, और जो मर्चेंट व्यापारी है उनको पे करना है। ठीक, तो इससे आप लोग भ्रमित मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है। धूमधाम से पेमेंट कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को बढ़ावा देने से एक तो भ्रष्टाचार कम होगा, दूसरी बात ये होगी कि जो हमारा कैश बैंक में पड़ा रहेगा उसका जो है मनी फ्लो बढ़ेगा तो उत्पादन होगा, जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों के पास आय आएंगी, लोगों की जीवन स्तर ऊंचा होगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ पाए। और इसी से संबंधित था कि हमारा यूपीआई किस किस देश में लागू है, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। और एनपीसीआई क्या है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, और दूसरी बात कि एनपीसीआई की स्थापना किसने किया था, तो आरबीआई ने 2008 में किया था। काम कैसे करता है,
तो 2013 की धारा 8 के अनुसार ये पंजीकृत है और एक गैर लाभकारी संगठन है। और जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होते हैं उसका रेगुलेशन यही करता है एनपीसीआई। और एनपीसीआई को ये सब करने में खर्च भी तो लगता होगा, तो इसी खर्च की पूर्ति करने के लिए ये काम किया है। वो साथ में उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो पेटीएम और फ़ोनपे में पैसे होते हैं उन पैसों का यूज तो कहीं हो नहीं पाता है, इसीलिए ये पैसा अगर आपके अकाउंट में रहेगा तो अकाउंट में जब रहेगा तो यानी बैंक के पास रहेगा तो बैंक निवेशक को लोन देंगे और निवेशक निवेश करेगा जिससे उत्पादन हमारा बढ़ेगा। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। जहाँ आप कल समझे होंगे किन्स का अर्थशास्त्र जो मैंने पढ़ाया था, तो किन्स के अर्थशास्त्र से भी इसको आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जीडीपी और रोजगार से संबंधित बातें की गई थी। यहाँ पर भी इससे क्या फ़ायदा होंगे करने पे, तो जीडीपी रोजगार यहाँ पर भी आ रहा है दोनों टर्म, तो आप लोग इंटरलिंक कीजिए। ऐसे पढ़ने से आप लोगों का जो लिंकिंग क्षमता है वो बढ़ेगा और आप लोगों को ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सभी लोगों के लिए है, क्योंकि ये नहीं कि हाँ ये एजुकेशनल वीडियो है, ये एजुकेशनल वीडियो मत मानिए आप लोग, क्योंकि जो पढ़ते नहीं हैं, जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अनपढ़ होते हुए भी यूपीआई का प्रयोग करते हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो आप लोग देखिए जा करके, मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।